हैं सर। क्या बात है, स्वागत है। हम बाल प्यारी बाल अभिनंदन। साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से स्वागत करते हैं अपने दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी का। आयुष जी प्रकट हों। क्या बात है, पर्दे के पीछे से बहुत बढ़िया। मेरा प्रणाम। स्वागत है जी, शुरू करें। नानी तेरी मोरनी को। सर, श्लोक से। हाँ, श्लोक चलेगा। ठीक है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्ते। नानी तेरी मोरनी को मोड़ गए, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा टूट के पूछा था जेल में। उन दोनों की खूब खबरनी मोटे थानेदार ने, मरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी सारू सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। जी धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, डांस, क्या बात है, क्या गजब का यार, क्या गजब का डांस, क्या गजब का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बहुत बात है बढ़िया। यार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, शानदार गजब, शानदार। गजब का, गजब का। क्या बात है, क्या चलिए। कोई पर्दा बंद हो गया, पर्दा बंद हो गया, क्या बात हाँ है। चलिए, सर। आदरणीय पांडे सर, शाश्वत सर शुरू करते हैं जी बिल्कुल। जी। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक म्यूट कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आज 639वां ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज वाद विवाद कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपनी सहमति दी है। और आज हमारे जो दोस्त हैं उनके अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप में एक विषय तत्काल दिया जाएगा और उसमें एक साथी को पक्ष में बोलना है, एक को विपक्ष में बोलना है। ऐसा है, हमारे साथी ध्यान अपने विषय को समझते हुए पक्ष और विपक्ष पर भी विचार करेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच डॉक्टर इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो कि पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी हैं फरीदाबाद हरियाणा से। और आप साहित्यिक गतिविधियों में भी आपकी संपूर्ण सक्रिय भागीदारिता रहती है। आप मुख्य रूप से विज्ञान की प्रवक्ता रही हैं, और लेकिन आपका साहित्य में भी बहुत महत्वपूर्ण दखल है। आप कई संस्थाओं से सम्मानित हो चुके हैं, देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है और आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आप विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव है और आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। विभिन्न संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है और राज्यपाल महोदय और हरियाणा और मुख्यमंत्री हरियाणा जी ने आपको कई बार सम्मानित किया है। आपने रक्तदान जैसे कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी गतिविधि भागीदारी की है। तो आज आपने हमको इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर समय दिया है, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे दोस्त ईशा अवस्थी जी, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से होंगी, चेतन चंद जी नानंगमता से, और आज की अध्यक्षता करेंगे हमारी दोस्त मनीषा रौतेला जी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। मेरे को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मनीषा की क्लास पहली तारीख से 6 हो गया और कई साथियों का क्लास बदल गया है। तो जिन साथियों का क्लास बदल गया है उनको बधाई, और जिनका अभी जल्दी बदलने वाला है, दिव्यम जी बता रहे 5 तारीख को उनका भी बदल जाएगा। तो कहीं न कहीं
सभी साथियों को नए क्लास की शुभकामनाएं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे उत्तराखंड शिक्षा विभाग के उप निदेशक माननीय श्री आकाश आसवा जी, जो कि प्रतिदिन इस पटल से पर जुड़ते हैं, हमारे इस पटल के संरक्षक हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, जो कि संरक्षक हैं बाल प्रहरी के अहमदाबाद गुजरात से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर जुड़ते हैं। कई बार आपका सहयोग इस कार्यक्रम में मिलता है। डॉक्टर मनीष कुमार जी हमारे बीच जुड़े हैं, ज्ञानेंद्र सिंह जी जुड़े हैं और ललित तिवारी जी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सविता बैज जी हमारे बीच जुड़े हैं। सविता ओजस्वी जी अपना माइक बंद कर लीजिए तब तक। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई साथी जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। इंदिरा तिवारी जी हमारे बीच जुड़ी हैं, तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। अभिभावकों का, साहित्यकारों का, शिक्षकों का और अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूँ ओजस्वी जी को। ओजस्वी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। गुरु में है मधुरता, गुरु में है निश्चलता, गुरु का आशीर्वाद तो पक्की हो हर सफलता। मैं परम सम्मानित इस श्रद्धायुक्त मंच को नमन करती हूँ। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशः प्रणाम करती हूँ। बाल प्रहरी का 639वां कार्यक्रम वाद विवाद कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद नाम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सविता वैश्य है और वो एक शिक्षिका है। मेरे पिताजी का नाम श्री घनश्याम गुप्ता है और वो एक बिजनेसमैन है। मेरी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम यशस्वी है और वो कक्षा 4 में पढ़ती है। मैं आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद हरियाणा से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन ईशा अवस्थी, कक्षा 9, हरसूद खंडवा मध्य प्रदेश से। मेरे बड़े भाई चेतन चंद, कक्षा 9, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता से। आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं बाल प्रहरी के संपादक, हम सभी के मित्र श्री उदय किरोला सर जी, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे संचालन करने का अवसर प्रदान किया। और बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर, उत्तराखंड के उप शिक्षा निदेशक श्री आकाश सारस्वत सर और हम सभी के बीच अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं बाल प्रहरी से अपने नाना श्री गौरीशंकर वैश्य द्वारा जुड़ी हूँ। मैं ही अंबर, मैं सितारा हूँ, मैं ही चांद और तारा हूँ, मैं धरती का नजारा हूँ, मैं ही जल की धारा हूँ। इन पंक्तियों के साथ मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन ईशा अवस्थी, नया हरसूद खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? ईशा दीदी किसी कारणवश वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो मैं आज के पहले प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन नताशा चंद, नानकमत्ता से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? नताशा दीदी। मेरे बड़े भाई कुशाग्र राठौर, कक्षा 8, खटीमा उधम सिंह नगर से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आप जुड़े रहिएगा कृपया। मैं आपको बाद में अवसर प्रदान करूंगी। अब मैं अपने बड़े भाई कार्तिक पाठक, खटीमा उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरे बड़े भाई अर्चित जैन, कक्षा 8, उदयपुर राजस्थान से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है बच्चों को टेलीविजन में रोज सीरियल देखने चाहिए। सबसे पहले कार्तिक भैया, आपको विपक्ष में बोलना है। जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं मां ज्ञानदायिनी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिटी कॉन्वेंट स्कूल है। मैं खटीमा उधम सिंह नगर में रहता हूँ। आज बाल प्रहरी में वाद विवाद कार्यशाला है, तो
मेरा विषय चाहिए, मेरे को विपक्ष में बोलना है, तो मैं अपनी बात रखता हूँ। तो बच्चों को टेलीविजन में सीरियल नहीं देखने चाहिए, यानी कि बच्चों को मतलब टेलीविजन में सीरियल नहीं देखने चाहिए, ये सही है। क्योंकि अगर बच्चे टेलीविजन में सीरियल देखेंगे तो उसी की तरह एक्टिंग करेंगे और मतलब बड़ों से मतलब अच्छे से बात नहीं करेंगे। तो इस कारण कितने टाइप के सीरियल आते हैं, गंदे गंदे भी सीरियल आते हैं, तो हमें देखने नहीं चाहिए, हमें देखने नहीं चाहिए। मतलब हमें कैसे टाइप के सीरियल देखने चाहिए, आजकल के बच्चे तो अलग अलग टाइप के सीरियल देखने लग जाते हैं। तो अगर आप सीरियल देखते हो तो उन सीरियल्स को देखो जिससे हमें नॉलेज मिलती है। तो कितने सारे चैनल्स आते हैं टीवी में, जनरल नॉलेज के आते हैं और बहुत सारे सीरियल्स आते हैं। तो हमें सीरियल नहीं देखने चाहिए, उन्हीं टाइप के बच्चे एक्टिंग करने लग जाते हैं। हमारे आस पड़ोस में बच्चे रहते हैं, वो भी एक्टिंग ही करने लग जाते हैं, मैं तुझे ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, ऐसे करके वो करने लग जाते हैं। तो हमें टेलीविजन में सीरियल कम से कम, अत्यधिक नहीं देखना चाहिए, बहुत कम देखना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर हम ऐसे मतलब अगर हम सीरियल देखेंगे टेलीविजन में तो बड़ों से बात करने का मैनर नहीं रहेगा हमें, और हमें तो सीरियल नहीं देखने चाहिए। सीरियल इसी चीज के लिए हानिकारक होते हैं और अधिक से अधिक जो मतलब बच्चे होते हैं वो देखते हैं सीरियल और मतलब अपने मतलब बड़ों से भी अच्छे से बात नहीं करते। तो इसीलिए हमें सीरियल से कम देखने चाहिए या तो देखने ही नहीं चाहिए। तो यही था मेरा आज का विषय। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी ओजस्वी जी, इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं अर्चित जैन जी को। अर्चित जैन जी, जी धन्यवाद। आपको माँ शारदे को प्रणाम। जी, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं अपनी प्रस्तुत करता हूँ। मैं अर्चित जैन, कक्षा 8, सेंट पॉल स्कूल, उदयपुर, राजस्थान से। सर, मेरा टॉपिक आप दोहरा सकते हैं? बच्चों को टेलीविजन में सीरियल रोज सर, देखने आपका चाहिए। माइक म्यूट है। जी भैया, आपका विषय है बच्चों को टीवी में सीरियल देखना चाहिए, आपको इसमें पक्ष में बोलना है। जी धन्यवाद। बच्चों को टीवी में सीरियल देखने चाहिए क्योंकि उससे उनका एक एक्टिंग बढ़ती है, उनकी एक कला बढ़ती है। मतलब जब अगर बच्चे एक लिमिट में देखनी चाहिए, यूं भी नहीं कि बहुत ज्यादा देखनी चाहिए। हमें बहुत से बच्चे टीवी में कार्टून सीरियल देखते हैं, तो कार्टून देखते हैं तो फिर उनके फैमिली में कोई ना कोई देखता ही है सीरियल, तो फिर उनको भी देखने की इच्छा हो जाती है, वो भी फिर सीरियल देखते हैं। हमें बच्चों को सीरियल देखने भी चाहिए पर हल्के, कम, क्योंकि जब अगर वो सीरियल नहीं देखेंगे तो उनको एक्टिंग करने का पता नहीं चलेगा। एक्टिंग कैसे करते हैं वो उन्हें कैसे पता चलेगा कि एक्टर कैसे करते हैं, एक्टिंग कैसे करते हैं, ये भी हमें आना चाहिए। और बहुत से बच्चे तो टीवी में सीरियल देख देख के बहुत फेमस हो जाते हैं। सीरियल देख देख कर वो यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियोस बनाते हैं और वो आज बहुत उनके सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं। तो हमें देखने भी चाहिए लेकिन थोड़े देखने चाहिए। मैं यही अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ, सुबह की किरणें प्रस्फुटित होती जैसे आकाश है, वैसे ही आपके आगमन से यहाँ फैला नया प्रकाश है। मैं इन पंक्तियों के साथ आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय ओजस्वी। सबसे पहले प्रिय ओजस्वी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में
जो आज वाद विवाद पर आधारित है। कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर इंदू जी, इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में और अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रिय बच्चों, कार्यक्रम का बेहतरीन लक्ष्य संचालन कर रहे प्रिय अतिथि, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, अशोक जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण एवं प्रिय बच्चों, वाद विवाद संवाद, या ये भी कह सकते हैं वाद प्रतिवाद संवाद, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। निश्चित रूप से हमें एक विषय दिया जाता है जिसके या तो पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना है। एक तो प्रतिभागी ये ध्यान दें कि या तो पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले, इसमें संतुलनकारी दृष्टिकोण की जरूरत नहीं होती है। अभी एक विषय था, विद्यार्थियों को सीरियल देखने चाहिए। हालांकि दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा बोलने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने संतुलनकारी दृष्टिकोण भी अपना लिया बीच में कि थोड़े देखने चाहिए। थोड़े ज्यादा की तो बात ही नहीं है, हमें या तो पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना है। उसमें संतुलन की तो कहीं बात ही नहीं कही गई कि हमें क्या करना है। तो ये बात भी बच्चे नोट करेंगे कि या तो विषय के पक्ष में बोलेंगे या विपक्ष में बोलेंगे। वाद विवाद से अलग होता है संतुलनकारी दृष्टिकोण, और निश्चित रूप से जो विषय होता है या तो उसके समर्थन में बोलना कठिन होता है या विरोध में। अभी जब टीवी सीरियलों की बात आई तो इसके विरोध में बोलना बड़ा आसान था, लेकिन समर्थन में बोलना थोड़ा कठिन। इसी प्रकार प्रत्येक विषय की ये बात होती है कि या तो उसके विरोध में बोलना आसान होगा या समर्थन में बोलना आसान होगा। और जो थोड़ा कठिन होता है उसमें बच्चों को ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। और जो बच्चे सामान्य ज्ञान मजबूत रखते हैं, समाचार पत्र देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देश दुनिया की खबरों पर निगाह रखते हैं, वो निश्चित रूप से कठिन विषयों पर ज्यादा बेहतर बोलने में सक्षम होते हैं। प्यारे बच्चों, हमें किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को सभी पहलुओं से देखना चाहिए। इससे हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है, और जब तर्क शक्ति का विकास होता है तो निश्चित रूप से हमारा मस्तिष्क भी मजबूत होता चला जाता है, और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए जो बच्चे साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन जीना, सच चरित्रता के साथ जीवन यापन निश्चित रूप से हमें औरों से अन्यों से बेहतर बनाता है। और वास्तव में जिस देश के नागरिक चरित्रवान हो, व्यसन मुक्त हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
हम अच्छाई का समर्थन करें, बुराई का विरोध, क्योंकि यदि हम बुराई का विरोध नहीं करते तो हम तटस्थ रहकर भी उसके समर्थक माने जाएंगे, जो कि समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथियों को आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी सभ्यता के विषय में एक प्रकरण सुनाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सन 1955 में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया तब भी और आज भी विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। सबसे ज्यादा मुसलमान वहां रहते हैं। इस्लाम धर्म में बुत परस्ती का अर्थात मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। लेकिन पंडित जी जैसे एयरपोर्ट से उतरे, सामने हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, आगे बढ़े शिव जी की मूर्ति, आगे बढ़े श्री राम जानकी की मूर्ति, आगे बढ़ते रहे और विस्मित होते रहे। अब वो जब शाम को सुकर्ण जी के आवास में पहुंचे रात्रि भोज के लिए, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी हिंदू देवी देवताओं की। जब उनसे रुका नहीं गया तो उन्होंने पूछा, भाई सुकर्णो जी, यह कैसा विरोधाभास? आप लोग तो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, आप लोग तो मुसलमान हैं और इस्लाम धर्म में बुत परस्ती का विरोध होता है, अर्थात मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती। और आपके तो मैं आया तो आपके तो देश में ही इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी थी, यहां आया हूं तो बड़ी बड़ी तस्वीरें देख रहा हूं, मैं तो भ्रम का शिकार हो गया हूं। उस समय जो जवाब दिया सुकर्णो जी ने, वो भारतीय संस्कृति की मजबूती की तरफ ना केवल इशारा देता है, अपितु ये भी बताता है कि हमारी संस्कृति नष्ट क्यों नहीं हुई। विश्व की हजारों संस्कृतियां आई और चली गई, लेकिन भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष गुलामी के बाद भी न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रही, अपितु उन्हें प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर वो शब्द कहने प्रासंगिक है जो कि सुकर्णो जी ने पंडित जी अर्थात हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहे। उन्होंने कहा, पंडित जी, देश, काल, परिस्थिति के आधार पर हमने अपना धर्म बदला, अपना बाप नहीं बदला। ये हमारे पूर्वज है, हम इनकी संतति है, और जो संतति अपने पूर्वजों को भूल जाती है उसका वही हश्र होता है जैसे जड़ कटने के बाद पेड़ का हश्र होता है, कुछ दिन के बाद वो सूख जाता है। इस्लाम हमारा धर्म है और ये हमारी संस्कृति। प्यारे बच्चों, हमारी संस्कृति की यही विशेषता है। सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन मेघा पंत, कक्षा 10, फूलचौड़, नैनीताल से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी। मेघा दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। मेरी अगली प्रतिभागी है मेरी बड़ी बहन अंशदीप कौर, कक्षा 8, नानक मत्ता से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आप लोग का विषय है बच्चों को सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। सबसे पहले मेघा दीदी, आप इस विषय में विपक्ष में बोलेंगी। आपका हार्दिक स्वागत है।
मेघा दीदी आपका माइक म्यूट है। मेघा जी आपका माइक म्यूट है। मेघा जी माइक म्यूट है। हाँ ठीक है, बोलिए। ज्ञान दायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार। मेरा नाम मेघा पंत है। मैं कक्षा 10 की छात्रा अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज फूलचौर से आज आप सभी के समक्ष ऑडियो जी हाँ, मेघा दीदी। चला गया है, लगता है आप आगे बढ़िए। जी तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ दिव्यम, मेरे बड़े भाई दिव्यम तिवारी कक्षा 7 लामा चौर हल्द्वानी से। अंशदीप जी को बुला लीजिए, अंशदीप जी को बुला लीजिए। जी जी बहन अंशदीप क्या आप उपस्थित हैं? अंशदीप कौर जी। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका विषय है बच्चों को सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। आपको इसमें पक्ष में बोलना है। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? तो समय न व्यर्थ करते हुए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपने बड़े भाई दिव्यम तिवारी कक्षा 7 लामा चौर हल्द्वानी से। भैया क्या जी मैं उपस्थित हूँ। मेरी बड़ी बहन हिमांशी रौतेला कक्षा 7 अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित है? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी आपका विषय है बाल प्रहरी की कार्यशाला में केवल अच्छे बच्चों को संचालन का अवसर देना चाहिए। सबसे पहले दिव्यम भैया आप इसमें विपक्ष में बोलेंगे। भैया आपका हार्दिक स्वागत है। जी माँ शारदे को नमन करते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों का आभार व्यक्त करता हूँ तथा हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं अभिनंदन। जी जैसे मेरा विषय है कि बाल प्रहरी में सिर्फ ज्यादा होशियार बच्चों को ही संचालन का मौका मिलना चाहिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि जिन बच्चों को ज्यादा ज्यादा जानकारी होती है वो आगे जाके और अच्छा कर सकते हैं, मगर जिन बच्चों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, जो अंदर से घबराते हैं और जिनको सबके सामने बोलने में बहुत हिचक होती है और स्टेज में बोलने में बहुत डर लगती है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी डर को दूर भगा सके, ताकि उन्हें आगे चलकर उनको फिर कोई परेशानी ना हो, कभी उन्हें किसी के सामने कुछ बोलना हो। नहीं तो कुछ बच्चे जो बचपन से घबराते हैं स्टेज में बोलने में, उसके बाद आगे चल के किसी के भी सामने कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, और अगर उन्हें पता भी होगा तो भी वो कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि वो अंदर से घबराते हैं। जी मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करता हूँ। जी भैया आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो
बच्चे घबराते हैं तो उन्हें कैसे अवसर मिलेगा बोलने का। तो मैं आमंत्रित करती हूँ बड़ी बहन हिमांशी रौतेला कक्षा 7 अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका विषय है बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में केवल अच्छे बच्चों को संचालन करने का अवसर दिया जाए, इसमें आपको पक्ष में बोलना है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी रौतेला है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज राजौर अल्मोड़ा है। जैसे कि आपको पता है कि आज बाल प्रहरी की 639 ऑनलाइन कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला का नाम वाद विवाद कार्यशाला है। तो इसमें मेरा विषय है कि बाल प्रहरी में सिर्फ अच्छे बच्चे को संचालन करने का मौका दिया जाएगा तो और इसमें मुझे पक्ष में बोलना है। तो ऐसा अगर होगा तो अच्छे बच्चे को अगर बाल प्रहरी में संचालन करने का मौका दिया जाएगा तो उदय किराला सर उन बच्चों को छांटेंगे जो हर चीज में अच्छे हो, जो हर कार्यशाला में अपना बेस्ट करते हो, वो बच्चे संचालन कर सकते हैं। और जिनके अंदर आत्मविश्वास भरा हो, ये बच्चे भी संचालन कर सकते हैं। और जिन्हें हर चीज के ज्ञान हो कि अतिथियों को कैसे बुलाना है और हर चीज, तो वो संचालन करेंगे। तो इसमें अच्छे बच्चों को ही संचालन करना है। तो मेरा एक टॉपिक है, तो मैं इसमें अगर बोलूं तो बाल प्रहरी की कार्यशाला में अच्छे बच्चों को संचालन करने का अवसर दिया जाए तो ऐसा होगा कि अगर बाल प्रहरी में अच्छे बच्चों को संचालन करने का मौका दिया जाए तो जिनके पास आत्मविश्वास हो उनको मौका दिया जाएगा। और जिनके पास सारा ज्ञान हो, जिनको मतलब हर चीज की नॉलेज हो कि अतिथियों को कैसे बुलाना है और सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत कैसे करना है और बच्चों को कैसे बुलाना है, तो उनको संचालन करने का अवसर दिया जाएगा। इसी बात कहकर मैं अपनी वारी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी बड़ी बहन संजना वेदी कक्षा 7 चंपावत से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरी बड़ी बहन सोनाक्षी तिवारी कक्षा 7 जालंधर पंजाब से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है घर में मम्मी के कामों में हाथ बटाना चाहिए। सबसे पहले संजना दीदी आपको इसमें विपक्ष में बोलना है। दीदी आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदा। सोनाक्षी जी आपको बाद में बुलाया जाएगा। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदा, आदरणीय मंचासीन गुरुजन और मेरे छोटे बड़े भैया बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम संजना वेदी और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम डॉक्टर लीलाधर भट्ट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खेती-खान है और मैं खेती-खान चंपावत में रहती हूँ। आज का विषय है हमें अपने मम्मी पापा के साथ काम में हाथ बटाना चाहिए या नहीं। तो मेरा विषय है विपक्ष। जब हम अपने मम्मी पापा के साथ हाथ बटाते, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं छोटे से ही अपने बच्चों को सिखाने लग जाते कि हमें ये काम करना चाहिए। तो इतने छोटे से भी मैं कहना चाहती हूँ सिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि बचपन किसके लिए दिया जाता है? बचपन दिया जाता है हमें कुछ खेलने के लिए, कुछ करने के लिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत सिखाओ 9-10 की उम्र में सबको सिखाना चाहिए, सबको अपने मम्मी पापा के काम में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग क्या होते हैं छोटी सी ही उम्र में अपने बच्चों को सिखा देते कि ये बर्तन धोना, ये सब करना, तो ये चीज ठीक नहीं है। और जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा काम अपने मम्मी पापा के साथ हाथ बटाना, जैसे थोड़े बर्तन इधर रखना, ऐसे छोटे छोटे काम हमें करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? ये बच्चों का काम है अपने मम्मी पापा का हाथ बटाना। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि
सारा काम अपने बच्चों से ही कराते, ये सब पहुंचाना ये भी ठीक नहीं है, और ये भी चीज ठीक नहीं है कि सारा काम अपने बच्चों से ही कराओ। इतनी छोटी उम्र में अभी उनका बचपन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और इतना सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन ओजस्वी को मैं मंच सौंपती हूँ। जी धन्यवाद दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी बड़ी बहन सोनाक्षी तिवारी, कक्षा 7, जालंधर, पंजाब से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी आपको पक्ष में बोलना है। पक्ष में माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सोनाक्षी तिवारी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम इनोसेंट हार्ट स्कूल है। मैं जालंधर पंजाब से। इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। हमें अपनी मम्मा की मदद करनी चाहिए। इसमें मुझे पक्ष में बोलना है। तो हाँ, हमें अपने घर में अपनी मम्मा की मदद करनी चाहिए। वो इतने काम करती है और वो थक भी जाती है, तो अगर हम थोड़ी उनकी मदद करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। और वो हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, सुबह जल्दी उठती है, टिफिन बनाती हैं। तो अगर हम थोड़ा भी उनकी हेल्प करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और मम्मा की हेल्प करना चाहता है। जैसे कई बच्चे होते हैं जो रूम में जाते हैं और फिर फैन और या लाइट ऑन करके ही बाहर आ जाते हैं, फिर वो मम्मा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इसे बंद करना है। तो हमें वैसे नहीं करना है। हम जब भी रूम से बाहर निकले हमें लाइट फैन ऑफ करना चाहिए। इससे भी मम्मा की हेल्प होगी। और जो भी मम्मा कोई काम बोले तो हमें उसे फौरन करना चाहिए। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय थी। ना हर समुंदर में मोती सदा मिलती है, ना हर समुंदर में मोती सदा मिलते हैं, ना हर मंजर में दीप सदा जलते हैं। ना हर समंदर में मोती सदा मिलते हैं, ना हर मंजर में दीप सदा जलते हैं। पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं, ऐसे उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं। मैं इन पंक्तियों के साथ आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद, हरियाणा से। मैम आप सादर आमंत्रित हैं। हाँ जी बेटा, बहुत खुशी की बात है कि आप मुझे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। मैं हूँ यहाँ पे, उपस्थित हूँ बेटा। हेलो। बहुत खूबसूरत मंच संचालन कर रहे हो ओजस्वी, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मेरा मन कर रहा है मैं पहले तुम्हें दूं। आदरणीय उदय किरोला जी, बाल प्रहरी के तो सर्वे सर्वा है ही, लेकिन आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी स्वागत है आप। जी हाँ बोलिए। स्वागत है जी। प्रणाम करती हूँ मंच को, और जो भी उपस्थित जन है यहाँ पर, जितने भी शिक्षा वृंद हैं, जितने भी उपस्थित अभिभावक हैं, श्रोतागण हैं, और जो भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, और बहुत ही प्यारे बच्चे। सच में अभिभूत हूँ बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर, और सबसे ज्यादा मंच संचालिका कैसे उनको गाइड कर रही हैं, कैसे मार्गदर्शन कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं माननीय उदय किरोला जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहती हूँ। इतने खूबसूरत प्रोग्राम वो अरेंज करते हैं बच्चों के लिए, उनकी कार्यशालाएं चलाते हैं। मैंने अभी सुना सारस्वत जी के मुख से कि 700वीं कार्यशाला है उनकी। सच में इतनी बड़ी उपलब्धि, और बच्चों के लिए जो वो कर रहे हैं, उनके मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और आत्मिक विकास के लिए, और अपना जो सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर उनको सौंप रहे हैं, इस तरीके से लेखन में पारंगत कर रहे हैं। सच में बहुत ही उत्तम निर्माण में दिखाई पड़ रहा है। वार्ता की बात करूं, बड़े ही मैं चौंक गई हूँ, समझ लीजिए चमत्कृत हूँ कि उनको स्पॉट पे विषय दिए जाते हैं बच्चों को, और वो उस समय अपनी वैचारिकता को प्रस्तुत करते हैं। सच में इसका मतलब उनकी प्रबुद्धता उभर कर आती है,
उनका जो बौद्धिकता है उभर कर आती है, मुझे अच्छा लगा। और जो विषय चयन है बिल्कुल उनके अनुकूल, बच्चों के अनुकूल किया जा रहा है। इतने सारे विषयों में पक्ष में और विपक्ष में बोलना। अशोक जी की, शाश्वत साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि संतुलन की इसमें बात नहीं होनी चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता है तो एक को पुरजोर अपने पक्ष में और दूसरे को पुरजोर अपने विपक्ष में बोलना ही इसमें महती है। काफी बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन वो कहीं कहीं बीच का रास्ता अपना लेते हैं और थोड़ी देर बाद लौटकर अपने विषय पर आ जाते हैं। सभी ने बहुत ही खूबसूरत बोला और सबके अलग अलग विषय थे, ये भी मुझे आश्चर्यचकित कर दे रहा था। लेकिन मैं बिल्कुल विस्मित, चमत्कृत और चकाचौंध दृष्टि मेरी हो रखी है बच्चों को सुनते हुए। कल भी मैं जुड़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो ये मैं बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि प्रगति सदा करता वही जिसमें है ये ज्ञान, अनुशासन ही डालता है सपनों में जान। तो बेटा सच्ची मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अनुशासित बच्चे होंगे जो यहाँ पर इन कार्यशालाओं के साथ जुड़ रहे हैं। मैं भी चाहूंगी, मेरे भी अगर क्षमता हुई तो मैं बच्चों को चाहूंगी कि इन कार्यशालाओं के साथ जुड़ें और वो भी इतना ज्ञान प्राप्त करें जैसे कि आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ आपकी पूरी टीम को। मैं सबके बाद श्याम पांडे जी को मैं देख रही हूँ सामने, आपका भी मैं आभार भी प्रकट करती हूँ। इतने सजग होकर आप काम कर रहे हैं और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। संरक्षक हैं श्याम पलट पांडे जी आप इसके, और मैं आपको पढ़ती रहती हूँ, कभी ग्रुप्स में भी, समूह में भी देखती रहती हूँ कि आपकी वैचारिकता बच्चों के लिए कितनी नेक है और कितना उनको आगे बढ़ाने वाली है, उनके विकसित करने वाली है बौद्धिकता को उनके। तो मैं इतने अच्छे लोग सब जुड़े हुए हैं इसके साथ, मैं भी जुड़ गई हूँ, थोड़ा सा ही जुड़ी हूँ, लेकिन मैं सच्ची में बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आप सबका तहे दिल से कि मेरे को यहाँ पर मौका दे रहे हैं आप सुनने का, बच्चों को जानने का, बच्चों को उनकी बौद्धिक लेवल, क्योंकि मैं जुड़ी रही हूँ 36 साल के लगभग बच्चों के साथ ही जुड़ी रही हूँ, अब सेवानिवृत्त हुई हूँ, लेकिन अभी भी मुझे बच्चों के साथ जुड़ना उतना ही अच्छा लगता है जितना पहले दिन लगा होगा। मैं बच्चा बन जाती हूँ उनके साथ और बच्चों की तरह सीखने का मेरा भी मन करता है। तो ये प्रशिक्षण की कार्यशालाएं नहीं है, ये करके सीखने की जो कार्यशालाएं हैं सिर्फ सिखाने की कार्यशालाएं नहीं है। इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ आप सारी टीम को, आप सभी को। जहां लगेगा मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, इस खूबसूरत शाम में शामिल होके इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए और उसमें 4 चांद लगाने के लिए और अपना अमूल्य वक्त हमें प्रदान करने के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इसी कड़ी में मैं बहुत शुक्रिया अपने बेटे। बड़े भाई बॉबी नेगी कक्षा 8 आभार मैम। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ अपने बड़े भाई बॉबी नेगी कक्षा 8 चमोली से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? बॉबी भैया। मेरी बड़ी बहन प्रियांशी बिस्ट कक्षा 8 अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, अब मैं आपको बाद में अवसर मिलेगा तो कृपया आप जुड़े रहिएगा। इसी कड़ी में मैं मेरे बड़े भाई कार्तिक तिवारी कक्षा 8 चमोली से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? कार्तिक भैया। मेरी बड़ी बहन खुशी जोशी कक्षा 7 अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपको बाद में अवसर मिलेगा, कृपया आप जुड़े रहिएगा। तो अल्फाज तो नहीं है मेरे पास अब कहने को, अल्फाज तो नहीं है मेरे पास अब कहने को, पर आप जैसे अतिथि जिस प्रांगण में पधारे हो उस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय ओजस्वी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और
आपके कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आपका पहला मौका नहीं है, आप पहले भी संचालन कर चुके हैं और बहुत हर बार का संचालन जो जो आप संचालन करती जा रही हैं उसमें एक नया निखार आता है। अपनी बात आगे मैं आपको बधाई देता हूँ पुनः पुनः, और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी यशस्वी हैं। जी सर, मैं उपस्थित हूँ। कुमारी मंत्रिता शर्मा ग्वालियर से, कक्षा 4। मंत्रिता जी, तो यशस्वी जी आप बने रहिए मंच पर। मंत्रिता जी अभी शायद जुड़ेंगे तो आपको विषय दिया जाएगा आप लोगों को। अभी उसके बाद में संचालक आज का संचालन कर रही हैं और आज की अध्यक्षता कर रही हैं। अध्यक्षता कुमारी मनीषा रौतेला जी कर रही हैं। मनीषा जी आप हैं उपस्थित? मनीषा जी? जी मैं उपस्थित हूँ। और दूसरे कुमारी ओजस्वी तो है ही संचालन। आपका विषय है, आप दोनों के लिए विषय है घर में बचा भोजन जमीन में दबा देना चाहिए। घर में बचा भोजन जमीन में दबा देना चाहिए। मनीषा जी को उसके विपक्ष में बोलना है और ओजस्वी जी को पक्ष में बोलना। सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा रौतेला है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा है। जैसे कि आज बाल प्यारी की 639 कार्यशाला है। इस कार्यशाला का नाम वाद विवाद कार्यशाला है। मैं सर्वप्रथम उदय खिरौना सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनने का मौका दिया। सर आपका बहुत बहुत आभार। सर आपका बहुत बहुत आभार। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता जी मैम, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद हरियाणा। मैम आपका बहुत बहुत आभार। आज की विशिष्ट अतिथि। बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम आपका बहुत बहुत आभार। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी कुमारी ईशा अवस्थी, कक्षा 9, खंडवा मध्य प्रदेश से। और आज की दूसरी विशेष अतिथि मेरे दादा चेतन चंद, कक्षा 9, नानंगमत्ता से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन ओजस्वी, कक्षा 5, अमेठी उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पर उपस्थित प्रतिभागी अध्यक्ष मंडल, यहाँ पर उपस्थित प्रतिभागी शिक्षक शिक्षिकाएं, गुरुजन, अध्यापक आदि को बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। जैसे कि वाद विवाद में मेरा वाद विवाद कार्यशाला में मेरा विषय है हमको। सर आप मेरा विषय फिर से दोहरा सकते हैं? हाँ जी हाँ, सुनिए विषय, घर में बचा भोजन जमीन में दबा देना चाहिए। आपको विपक्ष में बोलना है। जी सर, हमको अपने घर का भोजन जमीन में नहीं दबाना चाहिए। इसके बदला हमको गाय या भैंस आदि को खिला देना चाहिए जिनसे उनका पेट भर जाए। हमको उनको खिला देना चाहिए, उनको उनका भी पेट भरेगा और हमको भी अच्छा लगेगा कि हमने किसी की मदद की। हमको ऐसे उसको फेंक नहीं देना चाहिए और नहीं दबाना चाहिए। हमको अगर हम उनको खिला देंगे, उनको वो कब से भूखी होगी या कैसी होगी हमको ये तो नहीं पता, बट अगर हम उनको खिला देंगे तो उनकी उनकी जो आवश्यकता होगी वो दूर हो जाएगी। उनको अच्छा लगेगा कि हमको किसी ने भोजन
खिलाया, वरना वो मर भी सकती है। भले वो कैसी भी हो, अच्छी हो, जिंदा हो, जैसी भी हो, मर सकती है। हमको उनको भोजन खिला देना चाहिए, ना कि उसको ऐसे ही कहीं फेंक देना चाहिए। हमने अपना खा लिया, हमको दूसरों को भी खिला देना चाहिए अगर कभी बच जाता है। वैसे हमको इतना ढेर सारा भोजन बनाना नहीं चाहिए। गाय के लिए हमको अलग से भोजन बनाना चाहिए। जैसे कि हम 3 रोटी खाते हैं तो हमको गाय के लिए एक और रोटी बनानी चाहिए, जिससे हमारा खाना वेस्ट नहीं होगा और ना ही हम उसको फेंक या दबा पाएंगे। हम उसको यूज करेंगे और गाय की भी बहुत आवश्यकता दूर हो जाएगी। हम गरीब लोगों को भी खिला सकते हैं जो नहीं खा सकते, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, जो खा नहीं सकते, हम उनको खिला देंगे। उनकी भी बहुत आवश्यकता दूर हो जाएगी। उनको भी अच्छा लगेगा कि किसी ने हमको खिलाया। हमको गरीब लोगों को गाय, अन्य जानवर, जीव या मनुष्य आदि को खिला देना चाहिए। उससे हमको बहुत खुशी होगी कि हमने किसी और को खिलाया, ना कि हमको ऐसी फेंक देना चाहिए, जमीन में दबा देना चाहिए। ऐसे हमको नहीं करना चाहिए। इतनी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। ओजस्वी जी, आपको पक्ष में बोलना है। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठानंद जयपुरिया स्कूल है। मैं कौलीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आज मेरा विषय है कि हमें बचा हुआ खाना जमीन में गाड़ देना चाहिए। तो पहली बात तो कि हमें जो खाना बनाए वो हमें इतना ज्यादा ही नहीं बनाना चाहिए कि वो बच जाए, और अगर बच भी गया तो हमें उसे किसी जमीन में जहाँ पे मिट्टी हो उस जमीन में या फिर किसी गमले में डाल देना चाहिए। और जो हमारे बचे हुए सब्जियों के छिलके और जो फलों के छिलके उसे भी साथ में थोड़ा सा मिट्टी में मिला के उसे डाल देना। उससे हमारी चीजें हैं तो वो जो बायोडिग्रेड हो जाता है, तो उससे हमारी खाद बनकर तैयार हो जाती है, जो पेड़ों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है और बहुत ही लाभदायक भी होती है। तो अगर हम वो थोड़ी थोड़ी खाद जो हम लोग ने बचे हुए खाने और सब्जी और छिलकों को मिला करके बनाई थी, उसे हम हमारे घर में जो पेड़ है, हम उसमें थोड़ी थोड़ी अगर वो खाद उस मिट्टी में मिला के डालेंगे तो वो पेड़ बहुत स्वस्थ हो जाएगा। इससे पेड़ भी स्वस्थ हो जाएंगे और जो हमारा खाना है वो भी यूज हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और पक्ष और विपक्ष दोनों में मनीषा जी ने, ओजस्वी जी ने अपना वक्तव्य दिया। मनीषा जी विपक्ष में बोली, ओजस्वी जी पक्ष में बोली। और सही बात है कि वो उससे खाद बन जाती है। और आप पक्ष और विपक्ष में आप ये ध्यान दीजिए, एक वकील केस मुकदमा लड़ता है कोर्ट में, तो एक पक्ष में होता है, विपक्ष में। तो पक्ष वाला सिर्फ पक्ष की बात करता है, विपक्ष वाला सिर्फ विपक्ष। तो आपकी जो भूमिका है इस विषय में उसी तरह आपको जिसको पक्ष में बोलना है सिर्फ पक्ष में बोलना है, और जिसको विपक्ष में बोलना है शुद्ध विपक्ष में, उसमें कहीं संतुलन या गोल होना चाहिए कि नहीं, यहाँ एक मध्य रेखा ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो इसी से तर्क शक्ति आपकी बढ़ेगी। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति कुमारी मनीषा और कुमारी ओजस्वी की। एक बार मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 4 ग्वालियर से। कुमारी मंत्रिता, कुमारी यशस्वी, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। आज वाद विवाद कार्यशाला है और ये बालपहरी का 639वां कार्य, 639, और हम बहुत तेजी से 700वें कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि वाद विवाद कार्यशाला सबसे कठिन कार्यशाला बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें आपको एक तो तुरंत विषय दिया जाता है, और विषय में भी आप एक ही आधा भाग ही पाते हैं कि आप या तो पक्ष में बोलेंगे या विपक्ष में। तो आपके सामने एक सीमा रेखा खींच दी जाती है
और यही आपके बुद्धि कौशल, तर्क शक्ति का परीक्षण होता है। तो ये कार्यशाला, वाद विवाद कार्यशाला इसीलिए रखी जाती है। और स्कूलों में वाद विवाद कार्यक्रम होते हैं, एक विषय दिया जाता है, उसके पक्ष में बोलते हैं लोग, विपक्ष में बोलते हैं, और ये जो कार्यशाला है स्कूलों में खूब कराई जाती है और हम सब ने किए। आज सारे प्रतिभागियों ने जिन्होंने कार्यशाला में भाग लिया, उनके सुंदर प्रतिभा के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज कि हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी मनीषा जी कर रही हैं, रोतेला कक्षा 6 की छात्रा हैं, उनको बहुत बहुत उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बधाई सुंदर वक्तव्य के लिए। और सर प्रणाम, कार्तिक तिवारी सर, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लेट से जुड़ा। आपको बुलाया जाएगा। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी ईशा अवस्थी और श्री चेतन चंद जी, और आप दोनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता हैं, जो पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद हरियाणा से। आपने केरला जी के इन कार्यक्रमों की भूरी प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि यह कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह कार्यशालाएं बहुआयामी है और यहाँ पर त्वरित विषय दिए जाते हैं, और उन्होंने केरला जी द्वारा किए गए विषयों के चयन की भी प्रशंसा की, सराहना की कि ग्रुप के लिए 2 बच्चों के लिए जो विषय का चयन किया गया है वो बड़ा ही समीचीन, बहुत ही उपयुक्त है, जिससे बच्चे जुड़े हुए हैं और उस पर बोल सकते हैं। और उन्होंने इस बात को बताया कि अनुशासन ही डालता है सपनों में जान। वो 36 साल बच्चों से जुड़ी रही और ये अनुशासन का बड़ा महत्व, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है आप सबको, क्योंकि अनुशासन हमारी प्रगति का मूल मंत्र है। हम अगर अनुशासित हैं तो हम विनम्र होंगे, मेहनत करेंगे, कक्षा में भी अनुशासित रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, घर में भी रहेंगे अनुशासित, और हमारे व्यक्तित्व का सुंदर विकास हो। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने आज अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और केरला जी ने बताया कि वे सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, जैसे रक्तदान शिविरों का आयोजन करना है और भी समाज सेवा के कार्य हैं। तो मैं उनके इन कार्यों के लिए उनको बहुत बहुत उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और वो इन कार्यक्रमों से कल भी जुड़ी थी, कल तो मैं नहीं जुड़ पाया था, लेकिन बता रही थी जुड़ी थी और अब जुड़ती रहेंगी। तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती आज भी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बताया कि ये वाद विवाद संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें तुलन की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल एक वकील की तरह या तो पक्ष में बोलिए या विपक्ष में बोलिए, जो रोल आपको दिया गया, आपको भूमिका जो दी गई वही निभाना, बीच का आपको मध्यम मार्ग नहीं अपनाना। और वाद विवाद में सफलता पाने के लिए या त्वरित भाषा में सफलता पाने के लिए, अच्छी तरह बोल पाने के लिए हमारे लिए सामान्य ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, और इससे हमारी तर्क शक्ति का विकास हो। आदरणीय सरस्वती जी इस बात को प्रतिदिन रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमेशा अच्छाई का समर्थन करें और बुराई का विरोध करें, ये बात हम गांठ माना।
आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आज तो उन्होंने इंडोनेशिया की जब नेहरू जी ने इंडोनेशिया गए थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वहां के राष्ट्रपति से उनसे मिले, तो उनसे क्या बातचीत हुई इसके बारे में भी बहुत सुंदर ढंग से बताया कि कैसे हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए और धर्मांता के विरोध में संस्कृति का विनाश नहीं करना चाहिए। संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे समाज के विकास में, देश के विकास में, परिवार के विकास में, व्यक्ति के विकास में। आदरणीय सरस्वती जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर शुभमान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाता है और बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उनकी उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चे जब कार्यक्रम खत्म होता है चैट बॉक्स पे जाते हैं और जा करके देखते हैं उनकी सुंदर टिप्पणियां। उनके बारे में आदरणीय नेगी जी ने क्या टिप्पणी की है, तो आदरणीय नेगी जी आज तो समय भी है और वो अपना आशीर्वचन भी देंगे, हमारे बीच आएंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। जो कुछ नाम पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुन मेरठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाथ पिथौरागढ़ से, आदरणीय ललित तिवारी जी आप जलंधर से जुड़ रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर मनीष कुमार जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज मेरठी से, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय सूरी भारती मैडम, आदरणीय मीना अटवाल मैडम, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय गंगा सिंह रावत जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक और सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें हमारे कार्यक्रमों को चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिलती, हमारे अंदर ऊर्जा का नवीन प्रवाह होने लगता है। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार और आपके सहयोग का ही ये सफल है कि आज हम 639वां कार्यक्रम कर। मित्रों, जहाँ बच्चे हैं वो अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और अभिभावक बढ़ चढ़ कर सहयोग दे रहे हैं इन कार्यक्रमों में। बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तैयारी के साथ। इसमें अभिभावकों का सहयोग, इसमें अभिभावकों के सहयोग को देखा जा सकता है, प्रतिबिंबित हो। मैं अभिभावकों के सहयोग के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते हैं। अब वाद विवाद कार्यशाला सबसे कठिन कार्यशाला है और अभिव्यक्ति कार्यशाला सबसे कठिन कार्यशाला, सबसे सरल कार्यशाला। ये वाद विवाद सबसे कठिन है, अभिव्यक्ति कार्यशाला सबसे कठिन है। अभिव्यक्ति में आपको पूरी छूट है, कुछ भी कह दीजिए, चुटकुले, पहेली, कविता, कहानी, लोक कथा। लेकिन वाद विवाद में आपको तत्काल विषय दिया जाएगा, उसमें भी आपको आधे यानी पक्ष में बोलना या विपक्ष में बोलना। तो ऐसे ऐसे सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। करोला जी के विषयों का चयन इतना अच्छा है कि मैं विषयों के चयन के लिए उनको अलग से हार्दिक बधाई दूं। मुझे अगर करना पड़ता तो शायद मैं न कर पाता इतना सुंदर चयन जितना आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को मैं कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही है प्रिय ओजस्वी जी को सौंपता हूँ। ओजस्वी जी, आप आगे का संचालन। जी सर। मन अंतस को छू जाती है, मन अंतस को छू जाती है, भावों की शीतल मंद बया, पाकर निश्चल ने पीयूष, मन देता सब कुछ वर, मन देता सब कुछ वर। जी सर, आपका सादर आभार कि आपने हमें अपने आशीर्वचन दिए। तो इसी क्रम में मैं अपने छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मेरी विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन ईशा अवस्थी, कक्षा 9, हरसूद, खंडवा, मध्य प्रदेश से।
दीदी क्या आप उपस्थित हैं? ईशा दीदी? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, मेरे बड़े भाई चेतन चंद कक्षा 9 नानक मत्ता से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? चेतन भैया? मेरी बड़ी बहन नताशा चंद कक्षा 8 नानक मत्ता से। ईशा अवस्थी जी उपस्थित हैं। ओजस्वी दीदी ईशा अवस्थी जी उपस्थित हैं। जी सर। जी नताशा जी क्या आप उपस्थित हैं? मेरे बड़े भाई कुशाल कक्षा उधम सिंह नगर से। भैया जी क्या बहन जी ईशा दीदी और कुशाग्र भैया, आपका विषय है छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क मिलना चाहिए। सबसे पहले ईशा दीदी आप इसमें विपक्ष में बोलेंगी। आपका हार्दिक स्वागत है। जी सर्वप्रथम माँ ज्ञान की देवी सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम ईशा अवस्थी है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरी शाला का नाम शासकीय सेमराइज मॉडल स्कूल है, आरसूस जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय इंदु गुप्ता मैम जो कि फरीदाबाद से हैं। मैम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है एवं आपको ईशा का प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि मेरे भाई चेतन चंद नाना कमत्ता पब्लिक स्कूल नाना कमत्ता से। आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की हमारी अध्यक्षता कर रही मनीषा रौतेला कक्षा 6 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा उत्तराखंड से। स्वागत एवं अभिनंदन। आज का हमारा कुशल संचालन कर रही मेरी छोटी बहन ओजस्वी कक्षा 5 सेठ आनंद राम जयपुरिया गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। आपका स्वागत एवं अभिनंदन एवं आपको कुशल संचालन की हार्दिक बधाइयाँ। आदरणीय आकाश सरस्वत सर उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून, आपका स्वागत एवं अभिनंदन एवं आपके चरणों में ईशा का प्रणाम। एवं श्रीमान श्याम पलट पांडे सर संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर आपका स्वागत एवं अभिनंदन एवं प्रणाम। आदरणीय उदय किरोला सर संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आपको मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। और आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ कि मैं कई समय बाद जुड़ी हूँ। हालांकि मेरी परीक्षा का समय चल रहा है, परंतु मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लिया जाए एवं बाल प्रहरी में अपनी सहभागिता दे दी जाए। तो मैंने यह सोचकर वाद विवाद कार्यशाला में आज प्रतिभाग किया है। तो मुश्किल से मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो बहन ओजस्वी क्या आप मेरा विषय फिर से दोहरा सकती हैं? जी बहन बिल्कुल। आपका विषय है छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क मिलना चाहिए। आपको इस विषय में विपक्ष में बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरा विषय है कि छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क मिलना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय उदय किरोला सर का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा विषय एवं सबसे बड़ा पद विशिष्ट अतिथि का पद दिया। तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ और एवं मैं उनके हमेशा ही आभारी हूँ। तो मेरा जो कि विषय है अब मैं उसकी ओर चलती हूँ। मेरा विषय है कि छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क मिलना चाहिए। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बच्चों को साल भर बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो जरूरी नहीं कि उन्हें होमवर्क दिया जाए। कम से कम बच्चों को मन मारकर फिर वो मतलब पढ़ भी कैसे पाएंगे अगर वो दूसरे बच्चों को देखेंगे कि वो तो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बच्चों का भी मन होगा और बच्चे कतई नहीं चाहेंगे। हमारे जो आधे से ज्यादा बच्चे हैं वो तो होमवर्क के नाम से ही बेहोश हो जाएंगे और आधे से ज्यादा महान तो ऐसे हैं कि वे तो होमवर्क का नाम ही नहीं लेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई की चिंता होती है, वो तो बिल्कुल होमवर्क करने झुक जाएंगे, फिर चाहे आंधी आए या तूफान। तो वो बच्चे तो ऐसे हैं कि उनको करना ही है, किसी भी हालत में करना है। लेकिन कई बार जो बच्चे मस्ती करते हैं वो कई बार तो भी मतलब उन्हें लगता है कि हाँ मुझे भी होमवर्क कर लेना चाहिए। तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि बच्चों को होमवर्क गर्मी की छुट्टियों में भी मिलना चाहिए। बच्चों को
बच्चों के आराम के दिन गर्मियों की छुट्टी के ही है, तो उनसे उनका बचपन, सुख और चैन बिल्कुल नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जगहों पर ऐसा होता होगा, वो तो हमें नहीं पता, परंतु मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। ये मेरा मानना है कि बच्चों को भरपूर छुट्टियों का आनंद लेने देना चाहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ललक है छुट्टी की। खैर अभी तो मेरे एग्जाम बहुत लंबे समय तक चलेंगे, परंतु फिर भी मुझे अपनी गर्मी की छुट्टियों का बहुत इंतजार है। और जिन बच्चों की परीक्षा हो गई है, उन्होंने उत्तीर्ण कर ली है कक्षाएं, तो उन्हें बहुत ही बेसब्री से इस छुट्टी का इंतजार था, तो उनके लिए आखिरकार वो अच्छा दिन आ ही गया। तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, और अगर मैं अपना लक्ष्य हासिल कर अगर मैं ऐसा भविष्य में हो, तो मैं इसकी रोक जरूर करूंगी। क्योंकि बच्चों से उनका बचपन और मौज मस्ती नहीं छीनना चाहिए, जैसा हमसे छीन गई। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि छोटे बच्चों से भी उनकी मौज मस्ती छीन ली जाए। तो मैं अपनी वाणी को ये विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ कुशाग्र राठौर, कक्षा 8, खटीमा उधम सिंह नगर से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क मिलना चाहिए। आपको इसमें पक्ष में बोलना है। जी आभार। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ। मेरा नाम कुशाग्र राठौर है। मैं कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राम कुमारी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा है। विषय है गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को होमवर्क देना चाहिए। तो ये जरूरी बात है कि छुट्टियों में हमें होमवर्क मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम 2 या 3 महीने पढ़ाई के बाद 1 महीने की छुट्टी करते हैं, तो उस समय हम पुरानी बातों को भूलने लगते हैं। इसलिए हमें रिवीजन के लिए होमवर्क करना चाहिए। ये होमवर्क हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसी से आगे बढ़ सकते हैं, आगे की सफलताओं को पा सकते हैं। इससे हम अपनी पुरानी बातों को ना भूल के आगे के लिए बढ़ सकते हैं। और होमवर्क में हमें 1 महीने की छुट्टी में आधे महीने का होमवर्क दिया जाता है, इससे कि हम उसके साथ मस्ती भी कर सकें और अपना थोड़ा समय निकाल के होमवर्क कर सकें। होमवर्क एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए घर पे एक ऐसा पढ़ाई का मार्ग दिखाता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। होमवर्क से ही हम घर पे पढ़ना सीखते हैं, और हम घर पर ऐसी चीजों सीखते हैं जो हम अपने स्कूल में नहीं कर पाते। जैसे होमवर्क पे हम अपने माता पिता के सहारे के साथ उस कार्य को करते हैं और उससे काफी नई सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि होमवर्क से बचपन छूट जाता है या हमें मौज मस्ती करने को नहीं मिलती। होमवर्क ही तो वो है जो मौज मस्ती में और मजे लाता है, जिसमें हम समय निकाल के उस कार्य को करते हैं। इसी के साथ मैं भी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी बड़ी बहन मेघा पंत, कक्षा 10, नैनीताल से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? मेघा दीदी। मेरी बड़ी बहन अंशदीप कौर, कक्षा 8, नानक मत्ता से। जी मैं उपस्थित हूँ। जी, मैं अपने बड़े भाई बॉबी नेगी, कक्षा 8, चमोली से आमंत्रित करती हूँ। भैया क्या आप उपस्थित हैं? बॉबी भैया। मेरी बड़ी बहन प्रियांशी बिस्ट, कक्षा 8, अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी अंशदीप जी, प्रियांशी जी, आपका विषय है वर्षा में भीगते हुए बच्चों को खेलना चाहिए। सबसे पहले अंशदीप जी, आपको इसमें विपक्ष में बोलना है। हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। जय मधुलाना। जी को नमन करती हूँ। मेरा नाम मेरे स्कूल का नाम नानक मत्ता स्कूल है। मैं नानक उधम से उत्तराखंड अभी शिक्षा जैसे कि आज बालती है
मेरा विषय है भाषा में बच्चों को भीगे हुए खेलना चाहिए। बहन क्या मैं सही हूँ? यही मेरा विषय है। जी दीदी, आपका विषय है वर्षा में भीगते हुए बच्चों को खेलना चाहिए। तो इससे विपक्ष हो रहा है। तो वर्षा में बच्चों को नहीं भीगना चाहिए, उनको वर्षा में नहीं खेलना चाहिए। जब ये तो हमारा पता है, पर हमारी मम्मी या पड़ता है, माता पिता को चिंता तो चाहिए। उसके कारण ये है कि हम कहीं हो जाए और हमारे स्कूल बीमार हम बच्चे क्या होते हैं कि वो बीमारी का नाटक बना देते हैं कि हम स्कूल जाएंगे, हमें बुखार हो गया, हमें जुकाम हो गया। तो ऐसे बच्चे करते हैं, पर माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि उनका कि वो स्कूल ना जाए और स्कूल ना जाए और कर। तो इससे बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। एक तो स्कूल से और वो मौज मस्ती करे होगा। हमारे घर पे तो हमारे घर में बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो मैं थोड़ी सुनी और मैं अपनी जोड़ी तो इस बीमारी मतलब बहुत देर तक चल सकती है, जिससे हमें आगे चलकर भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि बुढ़ापे में बहुत हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए ये छोटी सी चीज हमें बहुत मतलब बहुत नुकसान पहुंचाएगी हमारे आने वाले भविष्य में। तो ये छोटी छोटी बातें हमें करनी चाहिए कि अगर हमारे माता पिता हमें मना कर रहे हैं कि आप मत खेलो, वर्षा में मत भीगो, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे भी कोई कारण होता है। और मेरा यही तर्क है कि अगर वर्षा में बच्चे भीगेंगे तो वे बीमार पड़ेंगे और फिर वे बहाना बनाएंगे कि मुझे कल उनकी पढ़ाई का भी नुकसान होगा। और सबका हो जाए कि अगर हम सक्सेस ना पा पाए तो हम होगा चले तो शायद ये छोटी चीज हमारी बनाती है। तो ये छोटी सी चीज हमें चाहिए, फिर हमारे विराम देते। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। तो अब आमंत्रित करती हूँ अपनी बड़ी बहन प्रियांशी बेस्ट कक्षा 8 अल्मोड़ा से। दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है वर्षा में भीगते हुए बच्चों को खेलना चाहिए। आप पक्ष में बोल रहे हैं। जी दीदी आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहन धन्यवाद। माँ सरस्वती ज्ञानदायिनी माँ को मैं प्रणाम करती हूँ और इस बाल प्रहरी में जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम, गुरुजनों को मेरा प्रणाम और मेरे छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को मेरा स्नेह भरा प्यार। और आज वाद विवाद कार्यशाला है, जिसपे किसी को विपक्ष में बोलना है और किसी को पक्ष में बोलना है, किसी को विपक्ष में और किसी को पक्षी में बोलना है।
तो मुझे इसमें पक्ष में बोलना है। तो मेरा विषय है वर्षा। दीदी क्या आप मेरा विषय फिर से दोहरा सकते हैं? बहन क्या आप मेरा विषय फिर से दोहरा सकते हैं? जी दीदी, आपका विषय है वर्षा में भीगते हुए बच्चों को खेलना चाहिए। आपको इस विषय में पक्ष में बोलना है। जी दीदी, जी बहन धन्यवाद। मेरा विषय है वर्षा में भीगते हुए बच्चों को खेलना चाहिए। जी बहन, जब वर्षा आती है तो बच्चों को खेलना चाहिए, क्योंकि वर्षा तो हमेशा तो आती नहीं है। वो बच्चों का जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी वर्षा में खेलने का मन करता है। वर्षा भी एक ऐसी चीज है जिससे हमें उसमें भीगकर मतलब खेलने का, जैसे हमें उसमें आनंद आता है। जैसे हम वर्षा में भीगेंगे तो हम उसमें हमें आनंद आता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम वर्षा में खूब भीगेंगे और खेलेंगे। पानी हमें उस समय ऐसा नहीं लगता कि हमें क्या होगा, मतलब ऐसे कुछ नहीं लगता। और उसमें हमें वर्षा में खेलने में बहुत आनंद आता है। छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं जिन्हें वर्षा में खेलने का बहुत मन करता है, और वो खेलते हैं। और वर्षा में भीगते हुए बच्चे खेलते हैं, और उन्हें वर्षा में खेलने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है ना। वे सोचते हैं कि हमें आनंद आएगा, और हम वर्षा भी वो सोचते हैं वर्षा भी एक खेल, हमारा खेल है जिसपे अगर वर्षा आई तो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। जैसे आसमान में एक बादल भी छा गया तो हम भी ऐसे बच्चे हैं जो आसमान में बादल छा गए तो वर्षा आई तो हम भी खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे सभी पड़ोसियों में दोस्तों के साथ हम भी वर्षा में खेलते हैं, और बहुत मजा आता है हमें वर्षा में खेलने में। खूब भीगते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ होगा। और हम अपने दोस्तों, और जो दोस्त हमारे साथ नहीं आए हम उन्हें भी बहुत ऐसे बताते हैं जैसे हमने कुछ करा हो। जैसे हमें उसमें बहुत खुशी होती है वर्षा में खेलने में। हम तो सोचते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि वर्षा में खेलने का मजा ही कुछ अलग है। जैसे और खेल भी होते हैं, खेल और भी होते हैं, और भी खेलते हैं बच्चे तो खेल तो वर्षा भी एक ऐसा उनका बच्चों का खेल है जिसमें वो भीगते खेलते हैं। और उसमें उन्हें बच्चों का वर्षा तो बच्चों को वर्षा में बच्चों को भीगने का अलग ही मजा आता है, और वर्षा का उन बच्चों को बहुत आनंद आता है उसमें खेलने से। कि बच्चे सोचते हैं कि वर्षा ही बच्चे सोचते हैं हमेशा वर्षा आए और हम उसमें खेले भीगे खूब मस्ती करें। और बच्चे वर्षा में भीगते भीगते खेल भी खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, कितनी चीज खेलते हैं बच्चे तो। वर्षा में भीगते भीगते वो तो इधर उधर जाते हैं, और वो वर्षा में गड्ढे खोदकर उनमें पानी इकट्ठा करते हैं, और वर्षा का पानी इकट्ठा करके उससे जमा कर लेते हैं। तो वो लोग ऐसे ही वर्षा में भीगते हैं और वर्षा में भीग के खूब मस्ती करते हैं। तो इसी में अपनी वाणी को विराम देके धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत थी। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ अपने बड़े भाई कार्तिक तिवारी कक्षा 7 चमोली से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरी बड़ी बहन खुशी जोशी कक्षा 7 अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है पेड़ लगाते समय फोटो खींचने से पेड़ जल्दी बड़े हो जाते हैं। सबसे पहले कार्तिक भैया, आपको इस विषय में विपक्ष में बोलना है। नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि पेड़ों के साथ फोटो खींचने से वो बड़े नहीं होते। उन्हें हमें पानी, मिट्टी, खाद ये सब देना होता है, क्योंकि इन्हीं से उनका भोजन बनता है। कोई फोटो से उनका भोजन नहीं बनता। इसलिए पेड़ों के साथ जब हम फोटो खींचते हैं तो वो बड़े नहीं होते उस फोटो से, ना ही उनका कुछ फायदा होता है उस फोटो से।
क्योंकि पेड़ अनेक होते हैं, पेड़ों का कोई फायदा नहीं होता फोटो से, वो तो हम खींच देते हैं, इंसान खाली दिखाने के लिए खींचता है फोटो कि मैंने पेड़ लगाया, पर इससे पेड़ों का कोई फायदा नहीं होता, ना ही कोई नुकसान होता है। क्योंकि जो हमारे पौधे हम लगाते हैं उसमें हमारी ही मेहनत लगती है, वो अपना खाना पर खुद से बनाते हैं, पर हमारी ही मेहनत लगती है, हम उन्हें पानी देते हैं, खाद देते हैं, इसी के साथ उनका पोषण होता है, कोई फोटो से उनका पोषण नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ बड़ी बहन खुशी जोशी को। दीदी क्या उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम बहनी माँ शारदे को मेरा सादर नमन। मैं खुशी जोशी, कक्षा 8, आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। आज के बाल प्रहरी कार्यक्रम में वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। फोटो खींचने से पेड़ बड़े होते हैं। जी, फोटो खींचने से पेड़ बड़े नहीं होते के, और तो और वो वैसे ही रहते हैं। लोग अपने शौक के लिए खींचते हैं फोटो, हम ऐसे दिखते हैं, हमको ऐसे करेंगे, हम कहीं लगाते हैं उनको स्टेटस में, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पेड़ बड़े होते हैं। ये खाली कहने का वो है कि पेड़ कुछ बड़े नहीं होते। पेड़ों को तो पानी डालना पड़ता है, धूप डालनी पड़ती है, और खाद डालना पड़ता है, वो पोषण से ही बड़े होते हैं, ना कि फोटो से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 3, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। दीदी बहन क्या आप उपस्थित है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। मेरी छोटी आनंद शर्मा, कक्षा 4, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित है? मेरी बड़ी बहन नताशा चंद, कक्षा 8, कलकत्ता से। दीदी क्या आप उपस्थित है? नताशा दी। मेरी बड़ी बहन मेघा पंत, कक्षा 10, फूलचौर, नैनीताल से। दीदी क्या आप उपस्थित है? चलिए मेरे बड़े भाई अभिनय, कक्षा 8। जी यशस्वी जी, आपका विषय है। जी यशस्वी जी, आपका विषय है अपनी पिछली कक्षा की पुस्तकें कबाड़ी को बेच देनी चाहिए। आपको इसमें विपक्ष में बोलना है। आपका हार्दिक स्वागत। जी धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कुटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शेख आनंद गांव डाकुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी, उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आपका कार्यशाला है और मेरा विषय है हमें अपनी पुरानी पुस्तकों को बेच देना चाहिए। जी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हम अपनी पुरानी पुस्तकों को बेचना नहीं चाहिए, और अगर हम आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहीं हमारे काम आएंगी। हमें कभी उनके वो हमारे आगे बहुत काम आती हैं। और मेरे पास भी अभी मेरी पहले की बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं। हमें कभी देना हमें कभी भी कबाड़ी को बेचना नहीं चाहिए। वो और जो है और लोगों को भी बेचता है, तो हमें वो अपनी जो है पुस्तकें अपने पास ही रखनी चाहिए, और हमें अपनी पुस्तकें अच्छे संभाल के रखनी चाहिए। धन्यवाद। जी यशस्वी जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। रही चाह ना बाकी खुशबू, रही चाह ना बाकी खुशबू जब से पाया, जब रही चाह ना बाकी खुशबू जब से पाया यह हुआ, जब उपवन सुरभित हो जाए पाकर पावन अनुपम प्यार, पाकर पावन अनुपम प्यार। बड़े तूफानों में भी जो दिए चलते सलीखों से,
बड़े तूफानों में भी जो दिए जलते सलीखों से, उन्हीं रोशन चिरागों से ये चमन खुशनुमा होगा, उन्हीं रोशन चिरागों से ये चमन खुशनुमा होगा। मैं इन पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। जी ओजस्वी जी, बहुत सारी आपको बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही शानदार संचालन किया और आपका आज का जो संचालन था उस संचालन में आपने एक वाद विवाद में जो संचालन करता होता है वो एक नई भूमिका में होता है, वो आपने आज सिद्ध किया है। वाद विवाद में जो संचालन करने वाले जो साथी होते हैं, संचालक को अपना एक अलग ही तर्क विश्लेषण, चिंतन और मनन का उपयोग करना होता है, जो मुझे लगता है कि आपने उसको बखूबी किया है। तो मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पाया कि आपकी उपस्थिति हुई है कि नहीं हुई है वाद विवाद में। ओजस्वी दीदी हो गई सर, उनकी हो गई है। तो आज के कार्यक्रम में मुख्य जो बाल पहरी का 639 ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद हरियाणा से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज का विशिष्ट अतिथि स्वीकार करने वाली हमारी दोस्त ईशा अवस्थी जी, चेतन चंद्र जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले नन्हे मुन्ने दोस्तों में मनीषा रोतेला जी, और उनके साथ में वाद विवाद की साथी बनी कुमारी ओजस्वी जी, जो संचालन भी कर रही दोहरी भूमिका के साथ। आपका बहुत अभिनंदन है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में नताशा चंद्र जी, कुशाग्र राठौर जी, कार्तिक पाठक जी, अर्चित जैन जी, मेघा पंत जी, अंशदीप कौर जी, दिव्यम तिवारी जी, हिमांशी रोतेला जी, संजना बेदी जी, सोनाक्षी तिवारी जी, बॉबी नेगी जी, प्रियांशी बिस्ट जी, कार्तिक जी, खुशी जी, यशस्वी जी और मंत्रिता शर्मा जी। इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ दोस्तों की जो जोड़ियां हैं वो जम नहीं पाई हैं, और वाद विवाद की एक बड़ी समस्या ये होती है कि इसमें जो पेयर होता है वो यदि बिछड़ जाता है तो संचालनकर्ता को अपना कला कौशल बिखेरना पड़ता है, जो ओजस्वी जी ने आज किया भी है। और मुझे लगता है कि जब आप वाद विवाद में अपना कोई विषय चुनते हैं और विषय में आप अपनी बात रखते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको दूसरे पक्ष की बात को सुनना, मंच पर उपस्थिति प्रदान करना बहुत आवश्यक हो जाता है। बगैर अपने विपक्षी या पक्ष की बात सुने आप अपना कोई तर्क नहीं गढ़ सकते। ये वाद विवाद की जो कार्यशाला होती है वो होता है। और चूंकि वाद विवाद में आदरणीय उदय किरोला सर ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को यहाँ पर रेखांकित किया था। आप देख रहे होंगे कि जैसे बच्चों को छुट्टियों में होमवर्क मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पे ईशा जी ने अपनी बात रखी। इसी तरह से घर में बचा भोजन जमीना चाहिए, एक ये सामाजिक विषय था जो अन्नपूर्णा के महत्व को दर्शाता है। दूसरा, रेस्टोरेंट में कारीगर सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, तो ये हम जो आजकल गर्मी की छुट्टियों में लोग यात्राओं पे, तीर्थ यात्राओं पे या पर्यटन पे जाते हैं, तो हमें बाहर जो भोजन करना है उस भोजन में या नाश्ते में जो कुछ भी करना है उसको ध्यान रखते हुए इन विषयों को आदरणीय उदय किरोला सर ने आपके सामने रखा है। बच्चों को सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए, वह अवकाश चालू हो जाते हैं तो जो सामाजिक कार्य होते हैं, शादी विवाह होते हैं या जो भी, जैसे मान लीजिए आज महावीर जन्मोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, हनुमान जयंती का कार्यक्रम आने वाला है, या रामनवमी का कार्यक्रम था, या अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो उसमें भी हम लोग जो है सामाजिक कार्यों में अपना प्रतिभाग करते हैं। बुद्ध जयंती आने वाली है, तो हमें सामाजिक कार्यों में भाग लेने की हमारी भूमिका पे पक्ष और विपक्ष में बात रखने की यहाँ पे विषय वस्तु थी। इसी तरह से बच्चों को टेलीविजन में रोज सीरियल देखने चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके ऊपर बात थी। फिर कार्यशाला में केवल अच्छे बच्चों को संचालन का अवसर देना चाहिए। बाल पहरी की जो कार्यशाला होती है इसमें सभी बच्चों को अवसर मिलता है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि क्या इसमें केवल अच्छे बच्चों को संचालन का अवसर देना चाहिए, तो इस पे आपको अपनी बात का मत रखने की
अपेक्षा की गई थी। फिर मम्मी पापा के घर के जो काम चल रहे हैं उन कामों में हाथ बटाना, इन बारिश में भीगते हुए बच्चों उनका खेलना, फिर पेड़ लगाते समय फोटो खींचने से पेड़ जल्दी बड़े होते हैं, ये चिंतन किया गया। और फिर बाल प्रहरी में नियमों में बच्चों को छूट दी जानी चाहिए। और संचालनकर्ता ने एक बहुत ही उपयोगी विषय रखा था कि जो किताबें हमारी पुरानी हो जाती हैं तो किताबों को क्या कबाड़ी वाले को बेच देना चाहिए। तो इतने सारे महत्वपूर्ण विषयों को आज बाल प्रहरी मंच पर जब आपके सामने रखा गया है तो इनमें से हर विषय आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है। और जब आप किसी भी विषय को सुनते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया आपके मन में उठना बहुत स्वाभाविक है। यदि प्रतिक्रिया नहीं उठ रही है इसका मतलब आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, और प्रतिक्रिया उठ रही तो उसके पक्ष और विपक्ष में आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। तो जो सच होता है वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसे विषय भी होते हैं जो चाहे आप पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो इसमें वाद विवाद में क्या होता है, चाहे आप पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले, आप अपने तथ्यों को अपने पक्ष में सिद्ध करने के लिए प्रमाण के साथ में अपनी बातों को रखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगली कक्षा में जा रहे हैं तो हमको किताबें खरीदना पड़ेंगी, और नई किताबें खरीदेंगे तो क्या हम सेकंड हैंड किताबें खरीदें, या हम पुरानी किताबों को कबाड़ी वाले को नहीं बेचे तो हम या कहीं जरूरतमंद को बेचें, या हम घर में रखे रहेंगे तो हमारा जो अगला किताबें खरीदना उसमें आर्थिक स्थिति की क्या चिंतन बनेगा, हमारे घर की स्थिति क्या है। तो ऐसी चीजें होती हैं। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं इसमें कि मैंने स्कूल जीवन में कक्षा 1 से लेके हायर सेकेंडरी का पूरा जो कोर्स किया उस पूरे कोर्स में मैंने कभी भी नई किताबें नहीं खरीद पाया। मैंने सेकंड हैंड किताब खरीदता था और उनको अगली कक्षाओं के अपने दोस्तों को, छोटे साथियों को बेच देता था, और नई किताबें उसमें और पैसे जोड़ के बेचा करता था, क्योंकि आर्थिक स्थिति एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। तो लेकिन कबाड़ी वाले को बेचना किताबों को रद्दी में बेचने जैसा होता है, उसका अवमूल्यन हो जाता है। तो हमें अपना आर्थिक पक्ष भी यहाँ पे देखना आवश्यक हो जाता है। इसी तरह से आप यदि प्लांटेशन कर रहे हैं और उसमें फोटोग्राफी कर रहे हैं तो फोटोग्राफी करने के दूसरे पक्ष ये हो सकते हैं कि उससे दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन पेड़ बड़े होते हैं ये कोई तर्क नहीं होता है। तो हमको दोनों चीजें पक्ष और विपक्ष में रखने का यहाँ पे अवसर मिलता है। तो जितने भी विषय आपको मिले हुए उन विषय में यदि आप अपना वास्तविक चिंतन यहाँ पे प्रकट करते हैं और सच्चाइयों से रूबरू होते हैं तो उसका लाभ हम सबको मिलता है। दोस्तों, आज की जो कार्यशाला, इस कार्यशाला में हमारा मुख्य अतिथि स्वीकार कर लिया आदरणीय इंदु जी, आपने बच्चों के मार्गदर्शन के लिए आज मंच पे प्रेरक उद्बोधन किया और हमें सभी को एक सकारात्मक दिशा में सोचने के लिए अपनी बात को रखा। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें प्रेरणा प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर और हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर की जो उपस्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक बन जाती है, और उनकी उपस्थिति से हम मंच में अपने को एक गौरवपूर्ण अनुभव में पाते हैं। तो मैं आप वरिष्ठ मार्गदर्शकों का बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है और पूरे देश में कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ जगह तो परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, जो कई ऐसे बोर्ड होते हैं जो कि परीक्षाओं का उसमें जो है मार्च एंडिंग में समाप्त हो जाती है और नया सत्र चालू हो जाता है। तो कुछ जगहों पे नया सत्र भी चालू हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी परीक्षाएं चल रही हैं। तो और परीक्षाओं का दौर भी है और त्योहारों का भी दौर है। तो आपको संतुलन बनाते हुए अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करनी है। और परीक्षा में चूंकि हमारे यहाँ की जो परीक्षा प्रणाली है वो एक ऐसी परीक्षा प्रणाली की दिशा में है कि अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी अपेक्षाएं की गई इस परीक्षा प्रणाली से, जिसमें आकलन के बिंदुओं को लेते हुए 100 आकलन की बात की गई है। हम अपना खुद का आकलन करें, जो काम हम सीख रहे हैं उस काम को हम खुद भी देखें कि हम कितना सीख पा रहे हैं, उसको चेक करें। तो परीक्षा की तैयारी में आप अपनी खुद की भी स्थिति पता लगा सकते हैं। फिर सहपाठी आकलन करें, अपने दोस्त के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं तो उनके साथ में आप अपनी चीजों को चेक करें, उसकी चीजों को आप चेक करें, तो एक दूसरे से हम सहपाठी आकलन करके
अपने को एक इम्प्रूवमेंट दिशा में लेके जा सकते हैं। फिर जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी होती है उनमें आप अपने अभिभावकों को शामिल करें, आप जो काम करते हैं उसमें अभिभावकों की राय लें, उनसे भी सुधार के लिए बहुत सी चीजें आप सीख सकते हैं। और विद्यालय में तो हमारे जितने विषय शिक्षक होते हैं दोस्तों, वो हमें समय समय पे मार्गदर्शन करते हैं, संस्था के प्रधानाचार्य मार्गदर्शन करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें एक डायरेक्शन दिया है। आज केवल शैक्षिक विषयों की बात नहीं हो रही है, अब हम ऐसे विषयों पे भी काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिनमें हमको डिग्री की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पे हमको व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत हो गई है। तो दोस्तों, वाद विवाद में जो विषय आते हैं और आदरणीय उदय किरोला सर जो विषय हमेशा रखते हैं, वो सारे के सारे विषय वास्तव में हमारे जीवन कौशल की एक गाइडलाइन बनने के लिए आते हैं। जब हम दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि हम जिन कामों को कर रहे हैं, उन कामों में हम अपने को आगे पढ़ाई लिखाई के बाद कहाँ पे पाएंगे। तो आप जितने भी काम आपको मिलते हैं, चाहे घर के काम हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे हमारे परिवार में जो भी चलती हैं चीजें, विवाह से संबंधित की गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं और मोहल्ले में चलने वाली जो प्रोग्राम है, तो उन सभी चीजों में आपका कहीं ना कहीं संतुलन भरा पार्टिसिपेशन होना आवश्यक है। यदि आप पार्टिसिपेशन करते हैं तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम में जितने भी अभिभावकों के साथ बच्चों ने सहभागिता की है, मैं सभी साथियों को बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। चैट बॉक्स में जितने साथियों ने लगातार बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए टिप्पणियां की हैं, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे साथियों की टिप्पणियां निरंतर आ रही हैं। आज मंच पर आदरणीय अजय वाजपेयी जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, दिव्यम तिवारी जी, डॉक्टर भगवती पनेरू जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय गंगा सिंह रावत जी, आदरणीय ज्ञानेंद्र सिंह जी, हरीश जोशी जी, कौस्तुभ जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय संतोष मालवी जी, खालवा खंडवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय सविता वैश्य जी, शोभा क्लासेस रूम से आईडी से जुड़े हुए, आपका भी बहुत अभिनंदन है। सिमरन जी, सुधीर तिवारी जी, सुमिता मोनाल जी, आदरणीय सुमित अवस्थी जी, आदरणीय सूरी भारती जी, आप सभी साथियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और साधुवाद प्रेषित करता हूं। और हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को मैं एक बार पुनः कोटि से वंदन, अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए शुभ रात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सुंदर संचालन करने ओजस्वी जी को मंच सौंपता हूँ। ओजस्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि। जी सर। ओजस्वी दीदी। घनी काली निशा में भी राह जुगनू ही दिखाते हैं। घनी काली निशा में भी राह जुगनू ही दिखाते हैं। कभी रुकना न सीखा जो, कभी रुकना न सीखा जो, वही आगे बढ़ा होगा, वही आगे बढ़ा होगा। जी सर, आपका सादर आभार। अब मैं इन पंक्तियों के साथ यह मंच में हम सभी के परम प्रिय मित्र श्री उदय किरोला सर जी को सौंपती हूँ। सफल हुआ है कार्यक्रम, सफल हुआ है कार्यक्रम, सफल निहित उद्देश्य, सफल हुआ है कार्यक्रम, सफल निहित उद्देश्य। आप सब पति मिल गए पोषित हृदय इसने, आप सब पति मिल गए पोषित हृदय इसने। जी ओजस्वी जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। और अपने अपनी विषय पर भी अपनी अच्छी बात रखी और आज सभी दोस्तों ने अपनी बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा। बस भाई इतना ही ध्यान देना है कि हमको अगर विपक्ष में बोलना है या पक्ष में बोलना है, एक बीच का रास्ता नहीं निकालना है। यदि कहा जाए कि रोटी खानी चाहिए तो खाने के पक्ष में, यदि रोटी नहीं खानी चाहिए तो तर्क देना है कि रोटी नहीं खानी चाहिए, उसे पेट में अकड़ हो जाती है या पेट खराब हो जाता है, ऐसा तर्क देना है। जैसा आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर ने भी, शाश्वत सर ने भी कहा है कि कहीं न कहीं हम बिल्कुल एक वकील की तरह, ये नहीं कहें कि वो इसको वो कहे जेल से छोड़ देना, कभी-कभी छोड़ देना चाहिए। तो ये न करके हम अपनी बात को बिल्कुल अपने जो विषय मिला हमको पक्ष विपक्ष में तर्क के साथ रखना है। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है लेकिन पहले नहीं जुड़ पाए, तो मैं उनको एक बार आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी ऐसे हैं?
कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाया हो, पहले नहीं जुड़ पाए हों? सर जी। हमारा नाम सर मेरा नाम मनीषा है। हम कृपया कर हमें इस प्रतियोगिता में ऐड कर लीजिए। हाँ जी, आप कल के कार्यक्रम होने वाला है, कल के लिए आप सहमति दीजिएगा। आज के कार्यक्रम में हम जिनका नाम सूची में होता है उन्हीं को अवसर दे पाते हैं। अगर आपको सहभागिता करनी है तो कल का कार्यक्रम के लिए आप सहमति दीजिएगा। जिन्होंने भी आपको लिंक दिया होगा उस नंबर पर हमारा फोन नंबर होगा, उस नंबर पर आप अपनी सहमति दे सकते हैं। जी सर। बिल्कुल, अभी आप कर लेंगी तो सूची लगभग आधी हो चुकी है, कल की भी। लगभग अंतिम चरणों में है, लेकिन हम आपके लिए कल जोड़ सकते हैं। तो बाकी सभी साथी जिनका नाम सूची में था, सबको अवसर मिल गया है। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता जी का हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। वो इस पूरे कार्यक्रम में बनी रही। आदरणीय डॉक्टर इंदु जी, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगी क्या? आदरणीय डॉक्टर इंदु जी, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगी? जी, अभी तक आप बनी हुई थी, संभवतः अब नेट काम नहीं किया, तो हम कार्यक्रम को समेटते हैं। एक बार सभी मित्रों का आभार। कल हमारा कार्यक्रम शिक्षण कार्यशाला है, यानी कल हमको अपनी वर्तमान कक्षा या नई कक्षा, पुरानी कक्षा या नई कक्षा, क्योंकि कक्षा में ये हो गया कि कुछ का क्लास बदल गया है, तो बदल भी गया तो पुरानी क्लास का भी किया जा सकता है अगर पाठ्यक्रम की पुस्तकें अभी तक नहीं हो। तो काफी दोस्तों ने सहमति दे दी है कल की कार्यशाला के लिए। तो एक बार पुनः मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्तों ने बहुत ही तर्क के साथ अपनी बातें आज के इस पक्ष-विपक्ष कार्यशाला में रखी हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ और जितने भी मित्र इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, अगर आपके घर, परिवार, स्कूल में कोई ऐसे बच्चे सक्रिय बच्चे हैं तो उनको आप बाल प्रहरी से जोड़ सकते हैं। बाल प्रहरी पत्रिका के लिए कविता, कहानी, ड्राइंग आदि भिजवा के मदद कर सकते हैं और इस पटल पर ऑनलाइन जुड़ के भी मदद कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं उनको उनसे मेरा निवेदन है कि दूसरे बच्चों को भी इस पटल से जोड़ के मदद करेंगे और जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है लेकिन अवसर नहीं मिल पाया, तो मैं जाते-जाते एक बार फिर उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। चलिए, तो सभी दोस्तों का नंबर आ गया। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।